हाँ भाई, सभी को राम राम नमस्कार है। और अब आज हम देख रहे हैं, देखो कि प्रकाश की चाल के बारे में हमने कुछ देख लिया था, कुछ पढ़ लिया था पहले भी, और अब हम देख लेते हैं। देखो प्रकाश की चाल की जो गति है, अगर हम बात करें प्रकाश की जो गति है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? रोमर ने। और कब बताया? 1676 में रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की गति के बारे में बता दिया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो प्रकाश की चाल या वेग के बारे में एक सिद्धांत है जिसको हम क्या बोलते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या बताया? E = mc²। और यहां पर E का मतलब हो गया ऊर्जा और m का मतलब हो गया द्रव्यमान। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, ऊर्जा और द्रव्यमान के मध्य संबंध कौन सा सिद्धांत बताता है? सापेक्षता का सिद्धांत बताता है। फिर हम देख लेते हैं, देखो सापेक्षता का सिद्धांत इसमें बताया गया है। इसमें C का मतलब क्या हो जाता है? प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो प्रकाश का वेग और इसी से संबंधित एक और क्या सूत्र बनता है? आवर्ती गुणा में तरंग दैर्घ्य। यानी आवर्ती और तरंग दैर्घ्य का गुणनफल क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो प्रकाश के वेग का क्रम। प्रकाश के वेग का क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश का वेग होता है वो किसमें होता है? निर्वात में। फिर और हीरे से भी कम है, चट्टान में होता है। वेरी गुड। अगर हम बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यहां पर सर्वाधिक हो गया। फिर वायु में थोड़ा सा कम होता है, 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जल में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तेल की बात करें तो तेल के अंदर कितना होता है? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच व बेंजीन को साथ में रखना है। इन दोनों में जो प्रकाश की वेग होती है, गति होती है, वो कितनी होती है? 2 × पर सेकेंड। और हीरे में कम हो जाती है, और हीरे में कितनी हो जाती है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इनमें सबसे कम प्रकाश की गति देखने को मिलती है। प्रकाश के अन्य क्रम भी हम देख लेते हैं। देखो एक क्रम तो अभी हमने देख लिया, और प्रकाश के चाल के अन्य क्रम हम देख लेते हैं। देखो प्रकाश की चाल के अन्य क्रम में निर्वात, गैस, द्रव और ठोस। सबसे कम चाल किसमें होती है? ठोस में। और सर्वाधिक चाल किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात में चाल कितनी होती है प्रकाश की? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान में रखना। देखो साथ साथ में मीटर पर सेकंड चल रहा है ना, इसका मतलब ये हो गया वेग या चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो जाता है। फिर हम बात करते हैं, देखो अगर पूछ लिया जाए निर्वात, विरल और सघन में, तो निर्वात में सर्वाधिक हो गई, इससे कम किस में हो गई? विरल, और इससे भी कम सघन माध्यम में हो जाता है। देखो विरल माध्यम की बात करें तो जिसके कण क्या हो? दूर दूर हो, वो क्या होते हैं? विरल माध्यम। यानी दो कणों के मध्य की दूरी अगर जिसमें ज्यादा हो तो वो विरल माध्यम, और जिसके कण क्या हो? पास पास हो, वो क्या हो जाता है? सघन माध्यम। सघन माध्यम देखो कौन कौन से होते हैं? कांच, हीरा, ठोस। ठीक है, ज्यादातर ठोस। अब देखो कांच और हीरा पारदर्शी ठोस माध्यम है। कौन से हैं? पारदर्शी ठोस माध्यम है। ऐसे ठोस जिनमें आर पार दिखाई देता है। अगर हम बात करें वायु और जल, तो ये क्या होते हैं? विरल माध्यम होते हैं। ठीक है, गैसों में प्रकाश का क्रम देख लेते हैं। देखो प्रकाश के वेग का क्रम हम देख लेते हैं। हीलियम में सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग होता है। इससे कम किसमें हो रहा है? गरम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। और फिर इससे कम ऑक्सीजन से कम, नाइट्रोजन से भी कम हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन जो है इस
परमाणु की बात करें, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा दी है, तो सबसे छोटा परमाणु किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। सबसे छोटा परमाणु होते हुए ये दो परमाणु अगर जुड़ते हैं तो जुड़ने पर वो सघनता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सघनता। अगर जिसके कण पास पास हो वहां पर गति कैसी रहेगी, प्रकाश का वेग कैसा रहेगा? सबसे कम रहता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन में वेग क्या हो गया? कम हो गया, सबसे कम हो गया। और हीलियम में सबसे ज़्यादा। लेकिन हीलियम एक दूसरे से जुड़ती नहीं है। मैंने बताया हुआ है कि हीलियम जो है शून्य वर्ग का तत्व है, यानी नोबल गैस है। समझ में आ गया? निष्क्रिय गैस जिसको बोलते हैं वो निष्क्रिय गैस है। तब हीलियम एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, दूर दूर रहते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें ये विरलता का माध्यम है। तो ये बात निकल के आ जाती है। फिर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर तेल के अंदर या द्रव के अंदर प्रकाश की चाल। तो द्रव के अंदर प्रकाश की चाल की बात करें तो पेट्रोल में सर्वाधिक चाल देखने को मिलती है। पेट्रोल, पेट्रोल बोल दो, गैसोलीन बोल दो। गैसोलीन का निर्माण किससे होता है? ये क्वेश्चन आता है। किससे होता है? पेट्रोल। गैसोलीन का उपयोग कहीं पर होता है क्या? सिगरेट लाइटर। किस में होता है? सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर के अलावा अगर पूछ लिया जाए सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है, तो गैसोलीन। और गैसोलीन में क्या होता है? ब्यूटेन नहीं होता क्या? क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है। एलपीजी मैंने बताया हुआ है। एलपीजी यानी रसोई गैस। रसोई गैस के अंदर कौन कौन से होते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और ब्यूटेन कौन सा? आइसोब्यूटेन। कौन सा? आइसोब्यूटेन हो जाता है। अब देखो पेट्रोल से कम जो स्पीड रहती है किस में होती है? डीजल। यानी इससे गाढ़ा हो गया ये डीजल। और डीजल से कम किस में हो गया? केरोसिन तेल में। और केरोसिन तेल से भी कम किस में? चीड़ या तारपीन के तेल में। तो सबसे कम चाल किस में हो गई? चीड़ या तारपीन के तेल में हो जाती है। ये बात यहां पर निकल के आ जाती है। आगे देखो, माध्यम के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। माध्यम के आधार पर वस्तुओं के प्रकार की बात करें तो तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो पहली हो गई पारदर्शी माध्यम। दूसरी कौन सी हो गई? फिर पारभासी। ठीक है। पारदर्शी की बात करें तो पारदर्शी माध्यम में अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि पारदर्शी गैसीय माध्यम कौन सा है? वायु। पारदर्शी गैसीय माध्यम है वायु। पारदर्शी द्रव ये माध्यम कौन सा है? द्रव का जल और तेल हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पारदर्शी ठोस माध्यम में कौन सा आ गया? कांच और लेंस। इसमें हीरा भी सम्मिलित किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि अपारदर्शी जो माध्यम है उनमें कौन से, अगर हम बात करें तो प्रकाश क्या होता है? आर पार नहीं होता है। ठीक है। और आर पार प्रकाश आर पार किस में होता है? पारदर्शी में होता है। इनमें आर पार नहीं होता। यहां पर अगर हम बात करें प्रकाश की कौन सी घटना? परावर्तन की घटना। कौन सी घटना? परावर्तन की घटना। फिर बात आती है, देखो यहां पर पारभासी वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? पारभासी वस्तुएं, जिनमें कुछ कुछ प्रकाश का अंश तो आर पार हो रहा है और कुछ कुछ वहीं ठहर रहा है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो देखो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि अगर बात करें अपने पारदर्शी की, किसकी? पारदर्शी की। उनको अलग अलग तरीके से अपने नोट करेंगे। तो पारदर्शी की बात करें तो पारदर्शी में इसमें अपवर्तन व अपवर्तनांक की घटना होती है। कौन सी होती है? अपवर्तन व अपवर्तनांक की घटना होती है। पारदर्शी का मतलब क्या हो गया? आर पार प्रकाश का जाना। और ये केवल इसी घटना में देखने को मिलता है। अगर किसी भी वस्तु में कहीं भी माध्यम में अगर कोई माध्यम है, अलग अलग माध्यम है, तो उनमें से अगर प्रकाश गुजर के जा रहा है तो इसका मतलब कौन सी घटना हो गई? अपवर्तन की घटना हो गई। अगर टकरा के अगर दूसरी साइड में जा रहा है, उसी माध्यम के अंदर है, तो कौन सी घटना? परावर्तन की घटना। कौन सी घटना? परावर्तन की घटना। परछाई का बनना भी किसमें सम्मिलित होता है? अपारदर्शी वस्तुओं के कारण, यानी परावर्तन के कारण। ठीक है। अपारदर्शी वस्तुओं को ही क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। अगर हम बात करें यहां पर इनको क्या कहते हैं? पारदर्शी को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म कैसा माध्यम है? पारदर्शी ठोस माध्यम है। दर्पण की बात करें, दर्पण किसमें शामिल होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी? अपारदर्शी।
दर्पण में हम देखते हैं रोजीना, आपको शकल तो देखा ही आप, ठीक है, ठीक को नहीं लेकिन देखनी तो पड़ी है, ठीक है। तो देखा ने जब आपनो रिफ्लेक्शन पड़ के वापिस आवे, यानी आपने से प्रकाश की तरंग बेंगे ऊपर पड़ेगी, पड़ के वापिस आवेगी, ठीक है। और फिर गंदी सी शकल देख के थोड़ी देर मुस्कुरावा भी, ठीक है, धरती पर भेजे आपने ने, समझ में आ गई। यही बात कर लिया। देखो पारभासी की बात करा तो देखो पारभासी मैंने अभी बताया कुछ कुछ प्रकाश का अंश जाता है और कुछ कुछ नहीं जाता। इसका मतलब जैसे कोई अगर दुपट्टा लगा रखा है, दुपट्टे के उस तरफ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई कपड़ा है और उस तरफ कोई व्यक्ति खड़ा है, अपने को क्या होगा, आभास होगा कि पीछे कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा है। शकल तो नहीं दिखाई देगी लेकिन कोई तो कोई खड़ा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाता है, टिश्यू पेपर आ जाता है, हल्का कोई कपड़ा आ जाता है, फाइबर इसमें आ जाता है। इसके अलावा तुम लोग लिख सकते हो तेल लगा कागज, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांसल्यूसेंट, इनको क्या कहा जाता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या कहा जाता है, इसको ओपेक कहा जाता है, इसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। तो ये तीनों प्रकार के अपने क्या हो जाते हैं, वस्तुएं हो जाती हैं या माध्यम हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, देखो आगे हमारी बात चर्चा आती है सूर्य के बारे में। प्रकाश की चाल हमने देख ली है, प्रकाश के अलग अलग स्पेक्ट्रम के बारे में हमने देखा है, उसके अलग अलग तरंगों के बारे में हमने देख लिया है। अब हम अपने को जानना जरूरी है सूर्य का, ठीक है। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर जो प्रकाश का एकमात्र स्रोत है वो कौन सा है, सूर्य है। प्रकाश का स्रोत बोल देंगे या ऊर्जा का स्रोत बोल देंगे। अगर हम बात करें, देखो सूर्य क्या है, एक तारा, पहली लाइन कंप्लीट, यानी सूर्य क्या है, एक तारा है। तारा वही चीज होती है जो खुद की ऊर्जा बना सके, समझ में आ गया, जो खुद की ऊर्जा बना सके प्राकृतिक रूप में वो तारा होता है, उसको तारा कहते हैं। तो सूर्य एक तारा हो गया। इसके अलावा सौर मंडल का मुखिया भी किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। पूरे सौर मंडल के बीच में विराजमान है तो ये सौर मंडल का मुखिया। सूर्य से प्राप्त, देखो प्रकाश का जो निर्माण होता है वो किस विधि से होता है, नाभिकीय संलयन विधि से होता है। और किसके नाभिक मिलते हैं, दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं, एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, एक हीलियम का नाभिक का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें इसी से क्या बनता है, प्रकाश का निर्माण होता है। अब देखो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व या गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, समझ में आ गया। दूसरे नंबर की कौन सी है, हीलियम है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। दूसरी हल्की गैस कौन सी है, हीलियम है। बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से यहां पर पूछ लिया जाता है सूर्य का संगठन बताओ, 71% तो क्या है, हाइड्रोजन, और 28% क्या है, हीलियम। बाकी सारे अन्य तत्व है, 1% बच गया। तो समझ में आ गया क्या, 1% बच गया, क्या 1% बच जाता है यहाँ पर, और 1% में बाकी सारे तत्व आ जाते हैं। ऑक्सीजन है क्या है, Fe यानी लोहा है क्या है, बहुत सारे तत्व 1% के अंदर आ जाते हैं। समझ में आ गया क्या। तो अब आगे हम बात करते हैं। देखो पृथ्वी पर प्रकाश या ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा हो जाता है, सूर्य हो जाता है। ये तो हमने सबसे पहले ही देख लिया था। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, किस विधि से पहुंचता है, पहले तो ये बताओ, विकिरण विधि से। कौन सी विधि से, विकिरण विधि से। हमने शुरुआत में एक बात पढ़ी थी कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक तरंग के माध्यम से आता है क्या। और प्रकाश की तरंग कैसी है, प्रकाश की तरंग कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग है, वेरी गुड। और कौन सी तरंग है, हाँ विद्युत चुंबकीय तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग या विद्युत चुंबकीय जो तरंग है ये विशेष रूप से इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये तरंग के साथ साथ चलती हैं। तो यहां पर विकिरण विधि हो जाती है। इसको कितना समय लगता है, सूर्य से आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड, या फिर हम बोल सकते हैं 499 सेकंड का समय लगता है। इसी को ज्यादातर कम समय भी अगर बात करें तो यहाँ पर उपसौर और अपसौर की स्थिति देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर अगर सूर्य है तो पृथ्वी अगर यहाँ पर आ रही है तो इसके यहाँ पर दूरी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है इसको कम समय लगता है। जब ये बहुत दूर चली जाती है, यानी अपने परिपथ में घूमते हुए ये बहुत दूर चली जाती है, तब दूरी बढ़ जाने के कारण सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो 8 मिनट 19 सेकंड टाइम लेता है। कम से कम कितना लेता है, 8 मिनट
16 सेकेंड। तो प्रमुख रूप से ज़्यादातर एग्जाम में ये ही पूछा जाता है 8 मिनट 16 सेकेंड। इसके अलावा बीच में कभी कभार दे दिए जाते हैं 8 मिनट 18 सेकेंड, 8 मिनट 17 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर सूर्य से प्रकाश का चंद्रमा से टकराकर, यानी चंद्रमा से टकरा करके ये यहाँ पर देखो चंद्रमा ये और चंद्रमा से टकरा करके पृथ्वी पर पहुंचता है, वो कितने समय में पहुंचता है? 1 मिनट 30 सेकेंड। इसको लिखना है कि ऐसे, अगर मान के चलो सेकंड में पूछ ले तो 90 सेकंड। क्या हो जाता है? 90 सेकंड। 1 मिनट 30 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 90 सेकंड हो जाता है। इसके अलावा देखो ये अपना क्वेश्चन सामान्य रूप से बनता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? 3,84,400 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी देखने को मिलती है। अब देखो इसके बाद में सूर्य से संबंधित और भी बातें हम देख लेते हैं कि सूर्य की जो सतह है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर हम बात करें सूर्य के प्रकाश का तरंग धैर्य का मतलब है तरंग की लंबाई। अलग अलग तरंगे हमने देखी है, उसमें अपनी सबसे पहले गामा तरंगे देखी हैं, फिर इसके बाद में कौन सी तरंगे? एक्स किरणें, समझ में आ गया। और फिर इसके बाद में यूवी किरणों के बाद में दृश्य प्रकाश में भी, फिर इसके बाद में अवरक्त तरंग, और अवरक्त तरंग के बाद में रेडियो तरंग हमने देखी है। तो उन सभी का यहाँ पर तरंग दैर्घ्य है और कहाँ कितना हो गया? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या हो जाती है? एंगस्ट्रम हो जाती है। सूर्य व अन्य खगोलीय पिंडों के मध्य की जो दूरी होती है वो किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। वेरी गुड। फिर अब अगर हम बात करें दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाती है? पारसेक हो जाती है। और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। कितने होते हैं? 3.26। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा टाबर बनाए दोया। आगे बात करा देखो, ठीक है। प्रकाश की पृथ्वी की सूर्य से दूरी, अब देखो पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है? 150, हाँ 150 मिलियन, 150 बोलता जोर आवे, ठीक है। तो 150 मिलियन किलोमीटर। इसका एग्जैक्ट मान भी पूछ लिया जाता है 14.96 लाख किलोमीटर। समझ में आ गया। फिर आगे हम बात करते हैं, देखो पृथ्वी के निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी के बिल्कुल निकट का तारा कौन सा है? सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तारा है। सूर्य के अलावा अगर पूछ लिया जाए प्रोक्सिमा सेंटोरी हो जाता है। कौन सा हो जाता है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। वो हम क्या है, अंतरिक्ष पढ़ेंगे तब हम जान लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करें, देखो सूर्य का जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग का मतलब क्या होता है? जब हम कोई वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण के एरिया से बाहर भेजें, ठीक है, तो उसमें कितनी ताकत हमको चाहिएगी। तो देखो सूर्य का पलायन जो वेग होता है वो 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर सूर्य के ऊपर हम हैं और यहाँ से अगर हम कोई चीज़ फेंकें तो अपनी फेंकने वाली चीज़ की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, देखो सूर्य का जो नाभिक होता है वहां पर जो तापमान होता है वो सर्वाधिक तापमान होता है, और कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और जो सूर्य के बाहर की परत जो हमको दिखाई देती है वो कौन सी होती है? वर्णमंडल होती है। कौन सी होती है? वर्णमंडल होती है। और यहाँ पर ये बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। बात समझ में आई? ये बात भी निकल के आ जाती है। फिर अगर हम देख लेते हैं, देखो सूर्य से संबंधित अन्य जो कुछ बातें निकल के आती हैं, अब देखो प्रकाश पर आधारित घटनाएं, प्रकाश पर आधारित घटनाएं। अब यहां पर घटनाओं की बात करें तो प्रावर्तन, सबसे पहली घटना कौन सी? प्रावर्तन। अगर प्रावर्तन की बात करें तो इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। किसी प्रकाश तरंग या किरण का अपारदर्शी वस्तु
यानी जिसमें आर पार न दिखाई दे, उससे टकरा कर पुनः उसी माध्यम में अगर आ जाए तो ये क्या हो जाता है, अपना परावर्तन की घटना हो जाती है, परावर्तन हो जाता है। देखो ये आपतित किरण है, यहां से आ रही है और ये अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये हो गई अपनी कौन सी, आपतित किरण। और ये क्या कौन सी हो जाती है, परावर्तित किरण हो जाती है। अब देखो यहां पर भी सेम बात निकल के आती है, नीचे ये सतह है और इसी में ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा होती है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि परावर्तन की घटना कौन सी प्रकार की वस्तु में होती है, अपारदर्शी। दूसरा देखो, अगर बात करें अपने आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो काल्पनिक रेखा होता है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये ध्यान में रखना है, काल्पनिक रेखा का। फिर हम बात करें, इसी काल्पनिक रेखा से दो हिस्से बनते हैं, यानी दो कोण बनते हैं। एक का तो नाम है आपतन कोण, क्या नाम है, और दूसरे का नाम क्या है, परावर्तन कोण हो जाता है। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, कोण आई से, और इसको कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई। अब अपने लिखना स्टार्ट करते हैं।